13th floor. You can't just keep plugging your brain into this machine and not expect to be affected by it. But the 13th floor, you can go there even though it doesn't exist. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और साईफाई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द 13th फ्लोर एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो द मंडेला इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन देखी है तो आप लोगों को ये वीडियो भी काफी पसंद आएगा, क्योंकि इस मूवी की कहानी मेरे पिछली वीडियो की तरह ही काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मूवी की स्टोरी और स्पॉइल हो, चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। वहीं दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है 1937 से, जहां पे हम हैनन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि कोई सीक्रेट लेटर लिखने के बाद उस लेटर को सील पैक करके तुरंत ही एक बार के अंदर आता है। वहीं हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा इंसान, जिसका नाम हैनन था, वो अक्सर इस बार में आया करता था। अब हैनन बार में पहुंचने के बाद एस्टन नाम के एक आदमी से मिलता है, जो कि वहाँ का बारटेंडर था। अब एस्टन से मिलने के बाद हैनन उस लेटर को एस्टन को दे देता है और उससे बोलता है कि एक दिन डगलस हॉल नाम का एक आदमी तुमसे आकर के मिलेगा और तुम्हें ये लेटर उसे दे देना है, क्योंकि ये लेटर डगलस हॉल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतना बोलने के बाद हैनन वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद हैनन तुरंत ही अपने घर आता है और फ्रेश होने के बाद वो अपनी वाइफ के पास सोने लगता है। और जब हैनन सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें चमकने लगती हैं और अचानक से उसकी आंखों के अंदर कोई कंप्यूटर कोडिंग जैसी चीज दिखाई देती है, जिसके तुरंत बाद अब हैनन किसी और ही दुनिया में उठता है। अब दोस्तों, हमें समझ में नहीं आता है कि हैनन के साथ आखिर क्या हुआ, वो आखिर अभी अभी किस दुनिया से लौट कर आया है। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब वहाँ से बाहर निकलने के बाद हैनन तुरंत ही एक और बार में आता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि हैनन इस वक्त काफी ज्यादा परेशान होता है। और अब बार के अंदर आने के बाद वो डगलस नाम के आदमी के पास कॉल लगाता है। तभी हम देखते हैं कि जब हैनन डगलस के पास कॉल लगा रहा था, उसी वक्त बार के अंदर बैठा हुआ एक आदमी उसके ऊपर नजर बनाए हुए था। वहीं दूसरी तरफ हैनन की कॉल डगलस को नहीं लगती है, इसीलिए वो एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके डगलस के पास भेज देता है। अब इतना करने के बाद हैनन वहां से जाने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर किसी और पे पड़ती है, जिसे देख करके हैनन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये आदमी कौन था, इसके बारे में भी आगे पता चलेगा। और अब हैनन उस अनजान आदमी के साथ बातें करते हुए बाहर आता है, इस बात से बेखबर कि आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि अब वो अनजान इंसान चाकू से स्टैब करके हैनन को वहीं पे जान से मार देता है। जिसके तुरंत बाद मूवी का सीन यहीं पे कट होकर के एक अनजान आदमी की तरफ मुड़ जाती है। और अब हमें पता चलता है कि ये आदमी ही डगलस हॉल है। अब डगलस नींद से उठने के बाद तुरंत अपनी आंसरिंग मशीन चेक करता है, जिसपे ढेर सारे वॉइस मैसेज होते हैं। उसी दौरान डगलस नोटिस करता है कि वहाँ की सिंक पर खून की कुछ बूंदे होती हैं और पास ही में उसे खून से लथपथ एक शर्ट भी मिलती है। अब ये सब कुछ देख करके डगलस काफी ज्यादा हैरान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब डगलस अपनी वॉइस मैसेज को चेक करता है, तब उसमें एक इंस्पेक्टर लैरी, जो कि यहाँ का शेरिफ होता है, उसका मैसेज था, जिसमें वो डगलस को तुरंत ही पुलिस स्टेशन आने को बोलता है। और अब डगलस तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर लैरी से होती है, जो कि अब हैनन की मौत की खबर उसे देते हैं। यहाँ पे डगलस हैनन की मौत की खबर सुनकर के काफी ज्यादा दुखी होता है। तभी लैरी डगलस से सवाल करता है कि उसका हैनन के साथ क्या रिश्ता है, जिसपे डगलस लैरी को बताता है कि हैनन उसके बॉस थे। जिसके बाद लैरी डगलस से सवाल करता है कि आखिर हैनन को किसने मारा होगा, जिसपे डगलस का कहना होता है कि हैनन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसीलिए उसे बिल्कुल नहीं पता कि हैनन को किसने मारा। जिसके बाद इंस्पेक्टर लैरी आगे की छानबीन करने के लिए डगलस के साथ उसके अपार्टमेंट में आ जाता है, क्योंकि लैरी को डगलस के ऊपर ही शक होता है कि उसने ही हैनन की हत्या की है। लेकिन अपार्टमेंट की छानबीन करने के बाद लैरी को कुछ भी पता नहीं चलता है। जिसके तुरंत बाद लैरी डगलस से सवाल करता है कि उनकी कंपनी आखिर क्या काम करती है, जिसपे डगलस का कहना होता है कि उनकी कंपनी कंप्यूटर कोडिंग रिसर्च पे काम करती है। और अब आगे की छानबीन करते हुए जब वो लोग हैनन के कमरे में आते हैं, तभी वहाँ पे डगलस देखता है कि कोई अनजान लड़की हैनन के कमरे में आ गई थी। हैनन तुरंत ही उससे बातें करने के लिए आगे बढ़ता है और जब वो उसे करीब से देखता है, तब वो दोनों एक दूसरे को काफी अजीब तरीके से देखते हैं। उन दोनों को ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं। जिसपे डगलस तुरंत ही उस लड़की से सवाल करता है कि क्या वो
उसे जानता है, जिसपे उस लड़की का कहना होता है कि वो आज पहली बार उससे मिली है। तभी वो लड़की डगलस को बताती है कि उसका नाम जेन है और हैनन उसके पिता हैं। और अब ये सुनने के बाद डगलस काफी हैरान होता है क्योंकि हैनन ने उसे कभी नहीं बताया कि उसकी एक बेटी भी है। यहाँ पे जेन का कहना होता है कि वो काफी समय से पेरिस में थी और आज के दिन वो अपने पिता से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसे पता चला कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ पे जेन डगलस को बताती है कि उसके पिता अक्सर डगलस के बारे में बातें किया करते थे। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर लैरी आ जाता है और वो जेन से पूछताछ करने लगता है। उसी दौरान डगलस वहाँ से निकल करके अपने सर्वर रूम में आता है जहाँ पर ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। यहाँ पे डगलस की मुलाकात विटनी नाम के एक आदमी से होती है जो कि यहीं पे काम करता था। और वहाँ पहुँचने के बाद डगलस विटनी से सवाल करता है कि उसे उनके मौत के बारे में कुछ पता है, जिस पे विटनी का कहना होता है कि वो अपने कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, जिसका टेस्ट करने के लिए वो कई बार एक ही सिमुलेशन में गए थे। अब ये सुनने के बाद डगलस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पे मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि हैनन की कंपनी ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम बनाया था और इस सिमुलेशन की दुनिया 1937 के अराउंड में फिक्स थी। यहाँ पे इस सिमुलेशन के अंदर जो भी लोग रहते थे वो भले ही एक कंप्यूटर प्रोग्राम थे पर उनके लिए वही उनकी दुनिया थी, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोगों को ये तक पता नहीं था कि वो जिस दुनिया में है वो दुनिया असली नहीं है बल्कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हैनन जिस दुनिया से बाहर आया था वो वही कंप्यूटर सिमुलेशन होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हैनन उस सिमुलेशन में अक्सर जाया करता था और जो कुछ भी वो इस दुनिया में नहीं अचीव कर पाया वो सारी चीजें वो उस कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम में हासिल कर लेता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब भी किसी इंसान को इस दुनिया से उस सिमुलेशन के अंदर जाना हो तब उन्हें उस दुनिया के एक अवतार को चुनना होगा जो कि पहले से उस सिमुलेशन में मौजूद होगा, जिसके बाद वो लोग टाइम सेट करते हैं कि वो लोग कितनी देर तक सिमुलेशन के अंदर रहेंगे। और टाइम सेट करने के बाद जैसे ही वो लोग सिमुलेशन के अंदर लेटते हैं उनका ब्रेन सिमुलेशन के अंदर मौजूद अवतार के बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने जितना टाइम सेट किया है उतनी ही देर तक वो लोग सिमुलेशन के अंदर होते हैं और टाइम खत्म होने के बाद वो लोग उससे बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हैनन ने इस सिमुलेशन को इतना सटीक बनाया था कि इसके अंदर मौजूद लोगों को ये कभी पता नहीं चलता है कि उनकी दुनिया रियल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डगलस विटनी से सवाल करता है कि क्या हैनन ने उसे अपनी बेटी के बारे में बताया है। ये सुन करके विटनी भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसे भी नहीं पता होता है कि हैनन की कोई बेटी भी है। इतना सुनने के बाद डगलस वहाँ से निकल जाता है। अब बाहर आने के बाद वो देखता है कि जेन टैक्सी में बैठ करके कहीं जा रही थी, जिसके बाद डगलस उसका पीछा करते हुए पास ही के एक होटल में आ जाता है। वहाँ पहुँच करके वो जेन से सवाल करता है कि हैनन ने आखिरी बार उससे क्या बातें की। यहाँ पे जेन का कहना होता है कि मरने से पहले जब हैनन ने उनके पास कॉल किया था तब उन्होंने बताया कि वो अपनी कंपनी को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। अब जाहिर तौर पर डगलस ये सुनकर के काफी हैरान था क्योंकि हैनन इस दुनिया में अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो वो उनकी कंपनी थी, तो आखिर वो उसे क्यों बंद करना चाहेंगे। यहाँ पे जेन का कहना होता है कि उसके पिता कुछ महीनों से काफी ज्यादा परेशान थे और उनका ये भी कहना था कि उनसे बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं जिन्हें वो हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं। जिसके तुरंत बाद जेन वहां से निकल करके होटल के अंदर एक वकील से मिलती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेन अपने पिता की वसीयत अपने नाम करने आई थी ताकि वो आसानी से उनकी कंपनी को बंद कर सके। लेकिन अब वकील जेन से बताता है कि मरने से पहले उसके पिता ने अपनी पूरी वसीयत डगलस के नाम कर दी है। अब ये सुनकर के जेन को काफी हैरानी होती है कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया और अब इस बात की खबर तुरंत पेपर में छप जाती है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर लैरी को भी इस बात का पता चल जाता है। जिसके बाद एक बार फिर से इंस्पेक्टर लैरी की नजर डगलस के ऊपर पड़ जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद डगलस ने उसे जानबूझ करके मारा है ताकि वो उसकी वसीयत का मालिक बन सके। और अब इंस्पेक्टर लैरी एक बार फिर से डगलस से सवाल करता है कि जिस वक्त हैनन की मौत हुई उस वक्त वो कहाँ पे था, जिस पे डगलस लैरी को बताता है कि जिस वक्त हैनन की मौत हुई वो उस समय अपनी फ्लाइट में मौजूद था। लेकिन अब लैरी डगलस को बताता है कि उनकी मौत रात के 11:30 बजे हुई और तब तक डगलस अपनी फ्लाइट से उतर चुका था। और इस बात का पता लैरी को हैनन के कॉल रिकॉर्ड से पता चली कि उसने मरने से पहले आखिरी बार एक वॉइस मैसेज डगलस को भेजा था। अब जाहिर तौर पर डगलस ये सुन करके काफी हैरान होता है क्योंकि उसे कोई भी मैसेज नहीं मिला था। वहीं लैरी का अब पूरा शक डगलस के ऊपर आ गया था और वो उसे आखिरी वार्निंग दे करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डगलस तुरंत ही अपने घर पे वापस आता है और आंसरिंग मशीन पे वो मैसेज चेक करता है और अब हैनन का मैसेज मिलने के बाद जब वो उसे प्ले करता है
और अब हैनन डगलस को बताता है कि जिस दुनिया में वो लोग रहते हैं उस दुनिया के बारे में कई ऐसे राज हैं जिसके बारे में उसे पता नहीं है, और अगर वो सब कुछ जानना चाहता है तो इस चीज की पूरी जानकारी वो एक लेटर में लिख करके एक सिमुलेशन के अंदर बार के बारटेंडर के पास मौजूद है। अब इतना पता चलने के बाद डगलस तुरंत ही अपने रिसर्च रूम में आ जाता है। वहाँ पे विटनी के जरिए वो लोग ये पता करते हैं कि हैनन मरने से पहले आखिरी बार किससे मिला था, और अब सिमुलेशन का रिकॉर्ड चेक करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि हैनन मरने से पहले एस्टन नाम के एक बारटेंडर से मिला था। और अब डगलस तुरंत ही उस बारटेंडर से मिलने के लिए उसी सिमुलेशन में जाने की तैयारी करता है। यहाँ पे विटनी तुरंत ही डगलस के एक अवतार को ढूंढता है, और जैसे ही डगलस उस सिमुलेशन के अंदर लेटता है उसका ब्रेन सिमुलेशन के अंदर उसके अवतार में एक्टिवेट हो जाता है। अब डगलस अपने अवतार के अंदर उठने के बाद आसपास की चीजें देख करके काफी अजीब महसूस करता है, क्योंकि वो देखता है कि वो जिस दुनिया में मौजूद था वो काफी हद तक एकदम रियल लग रही थी। वहीं आसपास के लोग डगलस को देख करके काफी हैरान होते हैं, क्योंकि डगलस जिसकी बॉडी में उठा था वो एक बैंक का कर्मचारी होता है जिसका नाम जॉन होता है, लेकिन अब डगलस का माइंड उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ डगलस यहाँ पे आने के बाद काफी खुश होता है, क्योंकि वो पहली बार इस सिमुलेशन में आया था। और अब डगलस वहाँ से निकल करके तुरंत ही उस बार के अंदर आता है जहाँ पे हैनन ने वो लेटर छोड़ा था। अब बार के अंदर आने के बाद डगलस एस्टन से मिलता है, जिसे देख करके वो काफी हैरान होता है, क्योंकि एस्टन की शक्ल हूबहू विटनी से मिलती थी। और अब डगलस एस्टन से सवाल करता है कि क्या हैनन ने यहाँ पर उसके लिए कोई लेटर छोड़ा है। अब अनजान कारण से एस्टन डगलस से झूठ बोल देता है कि उसके पास कोई भी लेटर नहीं है। ये सुन करके अब डगलस को काफी हैरानी होती है। अब इससे पहले डगलस उस लेटर के बारे में किसी और से जान पाता, तभी उसके सिमुलेशन का टाइम ओवर हो जाता है, जिसपे वो अपनी रियल दुनिया में वापस आ जाता है। अब डगलस के वापस आते ही सिमुलेशन के अंदर जॉन की बॉडी फ्री हो जाती है, जिसकी वजह से जॉन को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इस बार के अंदर कैसे आ गया। अब जॉन एस्टन के पास पहुंच करके उसी से सवाल करने लगता है कि वो आखिर यहाँ पे कैसे आया, और ये सुन करके एस्टन को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। वहीं डगलस अब अपनी दुनिया में वापस आ गया था, और जब वो अपनी बिल्डिंग से बाहर आता है तब उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है। वो अनजान आदमी डगलस से बातें करने लगता है। अब उस अनजान आदमी का कहना होता है कि जिस रात हैनन की हत्या हुई उस रात तुम ही आकर के उनसे मिले थे। और अब वो अनजान आदमी डगलस को बताता है कि उसी ने हैनन की हत्या की है। अब जाहिर तौर पर डगलस ये सुन करके काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं वो अनजान आदमी अपना मुंह बंद रखने के लिए उससे पैसे की डिमांड करता है। ये सुनने के बाद डगलस उसके ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिस पे डगलस उस अनजान आदमी को मार करके वहां से भगा देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के रात के समय में मुड़ जाती है। यहाँ पे डगलस अपने घर में गहरी नींद में होता है। तभी अचानक पुलिस की एक टीम वहाँ पे आकर के डगलस को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पे डगलस की मुलाकात इंस्पेक्टर लैरी से होती है, जो कि अब डगलस को बताते हैं कि जिस रात हैनन की हत्या हुई उस रात बार के अंदर तुम वहाँ पे मौजूद थे, जिस बात का पता वहाँ के बारटेंडर ने पुलिस को दिया है। यहाँ पे लैरी डगलस को बताता है कि बारटेंडर के ऐसा करने की वजह से डगलस ने उसे भी मार डाला। अब जाहिर तौर पर डगलस ये सुन करके काफी हैरान होता है। वो इंस्पेक्टर लैरी को बताता है कि उसने उस बारटेंडर को नहीं मारा, लेकिन यहाँ पे लैरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है और तुरंत ही डगलस को जेल में डाल देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले दिन सुबह की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे डगलस की जमानत हो गई थी। और जब वो जेल से बाहर आता है तब वो देखता है कि उसकी जमानत जेन ने कराई थी, क्योंकि जेन उसे अब पसंद करने लगी थी। इसीलिए जेन ने पुलिस से झूठ बोला कि जिस रात बारटेंडर की हत्या हुई उस समय डगलस उसके साथ में था। और अब जेल से छूटने के बाद डगलस काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि बारटेंडर इस बात को इतने यकीन से कैसे कह रहा था कि उसने ही हैनन की जान ली है। जिसके बाद डगलस उस लेटर को वापस हासिल करने की तय करता है, क्योंकि उसके हिसाब से शायद उसमें ही वो चीज मौजूद है जो उसे बेगुनाह साबित कर सकती है। जिसके बाद डगलस तुरंत ही विटनी के पास पहुंचता है और एक बार फिर से उसकी मदद से सिमुलेशन के अंदर आ जाता है। अब सिमुलेशन के अंदर आने के बाद इस बार डगलस तुरंत ही ग्रेहसन नाम के एक आदमी के पास पहुंचता है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसकी बॉडी में हैनन अक्सर आया करता था। अब डगलस ग्रेहसन के घर पे आकर के उससे पूछताछ करता है, जहाँ पे ग्रेहसन का कहना होता है कि वो कई बार अपने आप को अलग अलग जगह पे पाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि वो वहाँ पे कैसे पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे हैनन का दिमाग जब ग्रेहसन के अंदर एक्टिवेट होता है तब ग्रेहसन का दिमाग पूरी तरीके से बंद पड़ जाता है। इसीलिए हैनन के बाहर निकलने के बाद ग्रेहसन को कुछ भी याद नहीं रहता है। वहीं बातचीत के दौरान ग्रेहसन डगलस को बताता है कि उसके घर में एक छुपाया हुआ सूटकेस मिला, जिसके अंदर एक ब्लैक सूट होता है, जिसके बारे में ग्रेहसन को भी कुछ भी पता
पता नहीं था। अब दोस्तों ये सूट हैनन का होता है। जब भी वो ग्रेसन की बॉडी में एक्टिवेट होता है वो इसी ब्लैक सूट को पहन करके उसी पब में जाया करता था। अब ये देखने के बाद डगलस ग्रेसन से बोलता है कि वो सच्चाई पता लगाने में उसकी मदद करेगा, जिसके बाद डगलस ग्रेसन को वही ब्लैक सूट पहना करके उसी पब में ले आता है। और अब पब के अंदर आने के बाद जब ग्रेसन आसपास की चीजों को देखता है तब उसे डेजा वू फील होता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो पहले भी यहाँ पे आ चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेसन के दिमाग में जब हैनन एक्टिवेट होता है तब ग्रेसन का दिमाग आसपास की चीजों को एक धुंधली याद की तरह कैप्चर कर लेता है। और अब डगलस ग्रेसन से सवाल करता है कि वो याद करे कि यहाँ पर आकर के उन्होंने कोई लेटर दिया था, जिसपे अब ग्रेसन के दिमाग पे जोर डालने पर उसे एस्टन की शक्ल याद आ जाती है और वो उसके ओर इशारा करके बताता है कि उसने उसे एक लेटर दिया था। अब ग्रेसन के इशारा करने की वजह से एस्टन की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डगलस उसका पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पे उसे रोक लेता है। लेकिन तभी अचानक एस्टन उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उससे पूछता है कि वो आखिर कौन है और वो हर बार अलग अलग इंसान के रूप में आकर के यहाँ पे छानबीन कैसे कर रहा है। यहाँ पे एस्टन का कहना होता है कि उसे सब कुछ पता है क्योंकि उसके साथ में जो इंसान आया है वो हैनन नहीं है। यहाँ पे एस्टन बुरी तरीके से डरते हुए डगलस से कहता है कि वो हैनन को तुरंत ही उसके पास लेकर आए क्योंकि उसे हैनन से कई सारे सवाल करने हैं। अब ये सुनने के बाद डगलस को समझ में आ जाता है कि एस्टन ने हैनन का वो लेटर पढ़ लिया है। तभी डगलस उससे सवाल करता है कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा था। यहाँ पे एस्टन का कहना होता है कि उस लेटर में हैनन ने लिखा था कि ये एक नकली दुनिया है, जो सुन करके उसे कभी यकीन नहीं हुआ। लेकिन उस लेटर में दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जब वो आगे बढ़ा और जो भी नजारा उसकी आंखों ने देखा उस पे उसे कभी यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद अब एस्टन उसे पूरी बात बताता है। उसका कहना होता है कि जब उसने लेटर में दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जिसमें लिखा था कि उस रास्ते पे जाओ जहाँ पे जाना मना है, और जब वो आगे बढ़े तो वो किसी भी स्टॉप साइन पे ना रुके। जिसके बाद एस्टन ने एक गाड़ी ली जिसके जरिए वो शहर से बाहर निकल गया और आगे बढ़ता रहा, जैसा कि लेटर में इंस्ट्रक्शन दिया था कि किसी भी स्टॉप साइन पे नहीं रुकना है। इसीलिए एस्टन आगे बढ़ते हुए एक एग्जिट बोर्ड के पास पहुंचता है और जब उसकी कार उस एग्जिट बोर्ड के आगे जाती है और आगे जाने पर अनजान कारण से वो रास्ता खत्म हो गया, तभी वहाँ पे एस्टन ने देखा कि यहाँ पे दुनिया खत्म हो गई थी, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब एस्टन की ये बात सुन करके डगलस समझ जाता है कि हर सिमुलेशन की एक लिमिटेशन होती है और उस लिमिटेशन को पार करने के बाद वो सिमुलेशन एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कोई गेम खेलते हैं तो उसकी भी कोई लिमिटेशन होती है जहाँ पे एक तय दूरी के बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अब ये सब कुछ जानने के बाद डगलस को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हैनन उसे इस लिमिटेशन के बारे में क्यों बता रहे थे, क्योंकि डगलस को इस लिमिटेशन के बारे में पहले से पता था। अब इससे पहले कि डगलस वहाँ से जा पाता बेवकूफ एस्टन उसके ऊपर गन से हमला कर देता है, क्योंकि यहाँ पे एस्टन को समझ में आ गया था कि ये रियल दुनिया नहीं है, इसीलिए वो किसी को मारने से पहले नहीं सोचता है। और अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। उसी दौरान ये दोनों पूल में गिर जाते हैं और पूल में गिरने की वजह से उस लेटर में जो कुछ भी लिखा था वो सब कुछ मिट जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिमुलेशन का टाइम ओवर होते ही डगलस अपनी दुनिया में उठ जाता है और अब डगलस अपनी दुनिया में वापस आने के बाद विटनी को बताता है कि उस सिमुलेशन के अंदर जो भी लोग हैं वो लोग रियल दुनिया की तरह ही काफी ज्यादा समझदार हैं, और अगर एस्टन की ही तरह बाकी लोगों को ये पता चल गया कि वो दुनिया असली नहीं है तो वहाँ पे बुरी तरीके से क्योस मच जाएगा। इसीलिए डगलस तय करता है कि वो इस सिमुलेशन प्रोग्राम को बंद करके इस कंपनी को ही बंद कर देगा। लेकिन जाहिर तौर पर विटनी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस सिमुलेशन को बनाने के लिए उसने ज्यादा मेहनत की थी। इसीलिए विटनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे डगलस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और वहाँ से निकल जाता है। अब अगले ही सीन में डगलस उसी होटल में पहुंचता है जहाँ पे जेन रुकी थी, पर अब वहाँ पहुंच करके डगलस जब होटल के लोगों से जेन के बारे में पूछता है तब उसे पता चलता है कि जेन यहाँ से जा चुकी है। यहाँ पे डगलस पूछताछ कर ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो बताता है कि वो लड़की यहाँ से गायब हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि ये आवाज इंस्पेक्टर लैरी की थी और अब इंस्पेक्टर लैरी जेन की असलियत बताते हैं, जो सुन करके डगलस भी हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्टर लैरी का कहना होता है कि जेन हैनन की कोई बेटी नहीं थी बल्कि कोई जासूस थी जो कि डगलस से उसकी सीक्रेट चुराने आई थी। अब ये सुनने के बाद डगलस तुरंत ही होटल के बाहर आता है और एक कैब ड्राइवर से मिलता है जो कि जेन को होटल से एक जगह से दूसरे जगह ले जाता था। डगलस उसे पूछता है कि उसने आखिरी बार जेन को कहाँ पे ड्रॉप किया था, जिसपे वो कैब ड्राइवर उसे एक सुपरमार्केट के अंदर ले आता है। और अब उस सुपरमार्केट के अंदर आने के बाद डगलस देखता है कि वहाँ पे जेन एक कैशियर का काम कर रही थी, जिसे देख
करके डगलस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन जब डगलस जेन से बात करने की कोशिश करता है तब अनजान कारण से जेन उसे पहचानती नहीं है। यहाँ पे डगलस जेन से काफी सारी बातें पूछता है पर अनजान कारण से उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन यहाँ पे उस लड़की का कहना होता है कि उसने शायद उसे पहले भी देखा है और इतना बोलने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब ये सब कुछ देख करके डगलस को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब डगलस ध्यान से सारी चीजों को समझने की कोशिश करता है तब उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो तुरंत ही अपनी कार लेकर के सीधे शहर से बाहर निकलने लगता है। शहर से बाहर आने के बाद वो एक अजीब से रेगिस्तान में पहुंच जाता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे सामने एक एग्जिट बोर्ड दिखाई देता है जिसे वो पार करने के बाद वो आगे आता है और वहाँ का नजारा देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब डगलस को पता चलता है कि वो अब तक जिस दुनिया में मौजूद था वो भी रियल नहीं है बल्कि बाकी दुनिया की तरह ये भी एक कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम था जिसे डगलस अभी तक एक रियल दुनिया समझ रहा था। ये देखने के बाद अब डगलस को समझ में आता है कि यही वो सच्चाई थी जिसे हैनन उस लेटर में बताना चाहते थे। और अब हमें ये भी पता चलता है कि क्यों मूवी की शुरुआत में हैनन काफी ज्यादा परेशान थे और यही कारण था कि हैनन अपनी कंपनी को हमेशा के लिए बंद करना चाहते थे, क्योंकि इन सिमुलेशन प्रोग्राम के अंदर बार बार जाने के बाद उन्हें समझ में आया कि भले ही उस सिमुलेशन के अंदर जो भी लोग हैं वो रियल नहीं हैं, लेकिन उनकी चेतना किसी रियल इंसान से कम नहीं थी। इसीलिए हैनन को इस बात का काफी दुख होता है। वहीं अब डगलस को ये भी समझ में आ गया था कि ये दुनिया रियल नहीं है, इसीलिए जेन भी असली नहीं थी बल्कि वो किसी और ही दुनिया से इस दुनिया में आती थी। यहाँ पे डगलस को ऐसा लगने लगता है कि शायद जेन जिस दुनिया से आती है शायद वो रियल दुनिया है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के उसी सुपरमार्केट की तरफ मुड़ जाती है। वहाँ पे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि जेन की अवतार थी। वो अपना काम कर ही रही थी कि तभी अचानक उसकी आंखें चमकने लगती हैं और हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी में जेन फिर से वापस आ गई थी और जेन के इस दुनिया में आने के बाद वो फिर से डगलस को कॉल लगाती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। और अब डगलस जेन से मिलने के बाद उससे सवाल करता है कि तुम आखिर कहाँ से आई हो, जिस पे जेन उसे बताती है कि वो जिस दुनिया से आई है वो रियल दुनिया है। वहीं डगलस जिस सिमुलेशन में है उसके जैसी कई सैकड़ों और सिमुलेशन मौजूद है। यहाँ पे जेन डगलस को बताती है कि उन सारे सिमुलेशन के अलावा डगलस की सिमुलेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हीं के सिमुलेशन के अंदर डगलस और हैनन ने मिलकर के एक और सिमुलेशन का आविष्कार किया, जिसकी वजह से एक सिमुलेशन के अंदर एक और सिमुलेशन बन गई। और यही कारण था कि जेन को रियल दुनिया से इस सिमुलेशन में भेजा गया था ताकि वो अपने आप को हैनन की बेटी बता करके उसकी जायदाद की वारिस बन सके और उसकी कंपनी को बंद कर सके, क्योंकि रियल दुनिया के लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई सिमुलेशन के अंदर एक और सिमुलेशन बनाए। अब ये सुनने के बाद डगलस उससे सवाल करता है कि क्या उसने ही हैनन को मारा है, जिस पे जेन का कहना होता है कि उसने हैनन को नहीं मारा बल्कि हैनन के मरने के बाद ही वो इस सिमुलेशन के अंदर आई। अब ये सुनकर के डगलस हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि हैनन को आखिर किसने मारा। इसके बारे में आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। लेकिन जब डगलस ध्यान से सारे पजल को कनेक्ट करता है तब उसे सिमुलेशन के अंदर का एक और रहस्य क्लिक होता है और यहाँ पे मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अब डगलस को समझ में आता है कि जैसे वो लोग एक सिमुलेशन के अंदर से दूसरे सिमुलेशन में जाते हैं और उस सिमुलेशन के अंदर किसी की बॉडी के अंदर एक्टिवेट होते हैं, उसी तरीके से डगलस की बॉडी रियल दुनिया से आने वाले किसी और इंसान का अवतार थी जो कि डगलस की बॉडी में आकर के आसानी से हैनन को मार दिया। और अब हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में पब में जो मिला था वो कोई और नहीं बल्कि डगलस ही था, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हैनन उससे मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस बात का हिंट हमें मूवी में पहले ही मिल गया था, जहाँ पे पब का वो बारटेंडर डगलस से मिलने के बाद बोलता है कि उसने ही हैनन को मारा है। वहीं मूवी की शुरुआत में जब हैनन नींद से उठता है तब उसके घर की सिंक पर उसे खून की बूंदें नजर आती हैं। वहीं पास ही में उसकी शर्ट पड़ी थी जिसपे खून लगा हुआ था, जिसका साफ इशारा होता है कि उसने ही हैनन को मारा है। अब जाहिर तौर पर यह सब कुछ जानने के बाद डगलस को काफी दुख होता है, लेकिन यहाँ पे जेन उसे समझाती है कि उसने उनकी हत्या नहीं की है बल्कि उसके अंदर आने वाले उस दूसरे इंसान ने की है जो कि रियल दुनिया में मौजूद है। जिस पे डगलस जेन से सवाल करता है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो, जिस पे जेन उसे रिवील करती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो उसका हस्बैंड है। यहाँ पे जेन डगलस को बताती है कि उसे नहीं पता था कि उसका हस्बैंड एक किलर है जो कि सिमुलेशन के अंदर आकर के डगलस की बॉडी का इस्तेमाल करके लोगों की हत्या करता था। उसी ने हैनन और उस बारटेंडर को भी मारा था। वहीं जब जेन को उसकी असलियत पता चली तब वो भी इस सिमुलेशन के अंदर आकर के डगलस से मिली
मिली और यहाँ पे बार बार आने के बाद वो डगलस को पसंद करने लगी और फाइनली जेन और डगलस एक दूसरे से मिल पाए। वहीं अगले ही सीन में हम विटनी को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि अब कंपनी बंद होने वाली है, इसीलिए कंपनी बंद होने से पहले विटनी उस सिमुलेशन प्रोग्राम को देखना चाहता था। इसीलिए विटनी अपने आप को सिमुलेशन के अंदर मौजूद एस्टन की बॉडी में खुद को ट्रांसफर कर लेता है। अब जिस वक्त विटनी का ब्रेन एस्टन की बॉडी में ट्रांसफर होता है वो कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक विटनी का ब्रेन एस्टन की बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार डिसबैलेंस होते हुए पास ही के एक फायर ड्रम से टकरा जाती है। अब विटनी इस दुनिया में आने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, तभी इस एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है, जिसपे विटनी पुलिस वाले को बताता है कि उसे गलती से ये हादसा हुआ है। अब वो पुलिस वाला वहाँ से जाने लगता है, तभी उसे विटनी की गाड़ी की डिग्गी से कोई आवाज सुनाई देती है। वो पुलिस वाला विटनी को डिग्गी खोलने को बोलता है और जब विटनी उस डिग्गी को ओपन करता है तब वो देखता है कि उसके अंदर डगलस का अवतार जॉन बधा हुआ था, जिसे एस्टन पकड़ करके अपनी गाड़ी की डिग्गी में ले जा रहा था। ये देख करके पुलिस वाला विटनी को पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं जब विटनी भागने की कोशिश करता है तभी एक गाड़ी से वो टकरा जाता है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी रियल दुनिया में उठता है। वहीं अगले ही सीन में हम डगलस को देखते हैं जो कि जेन के साथ में होता है। तभी उसके ऑफिस से कॉल आती है, जिसके जरिए डगलस को पता चलता है कि विटनी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था और ये सुन करके डगलस तुरंत ही अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब जेन भी उठ जाती है और डगलस को अपने पास ना पा करके वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वहीं दूसरी तरफ डगलस अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां पहुंच करके वो देखता है कि वहां का सिक्योरिटी गार्ड मरा पड़ा था और जब डगलस अंदर आता है तब वो विटनी को अंदर बैठा हुआ पाता है। तभी विटनी डगलस से बोलता है कि तुम्हारी दुनिया काफी ज्यादा अच्छी है और ये सुन करके डगलस को सब समझ में आ जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब विटनी का ब्रेन एस्टन की बॉडी में ट्रांसफर हुआ तब वहाँ पे विटनी का ब्रेन एस्टन की बॉडी के साथ उस एक्सीडेंट में मारा गया, जिसकी वजह से एस्टन का ब्रेन विटनी की बॉडी में ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे एस्टन डगलस को गन पॉइंट पे लेकर के बोलता है कि उसे वो जगह देखनी है जहाँ पे ये पूरा सिमुलेशन मौजूद है। अब एस्टन डगलस को लेकर के आगे बढ़ता है, तभी अचानक से डगलस की आंखें तेजी से चमकने लगती हैं और तभी हमें पता चलता है कि डगलस की बॉडी में जेन के हस्बैंड का ब्रेन एक्टिवेट हो गया था। अब जैसा कि वो एक किलर होता है वो तुरंत ही एस्टन की बंदूक छीन करके उसे ही जान से मार देता है, जिसके बाद डगलस वहां से निकल करके सीधे जेन के पास आ जाता है। यहाँ पे जेन को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वो डगलस नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है। वहां पहुंच करके उसका हस्बैंड उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं इस हाथापाई से जेन किसी तरीके से बच करके बाहर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे उसके हस्बैंड के पास गन होती है। अब इससे पहले कि वो जेन को मार पाता वहाँ पे इंस्पेक्टर लैरी आ जाता है और वो डगलस को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेन ने पहले ही लैरी को सब कुछ बता दिया था कि वो लोग असली नहीं है बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी लैरी जेन से कहता है कि तुम जिस दुनिया से आई हो उस दुनिया में वापस लौट जाओ, जिसके लिए जेन भी मान जाती है। अब जैसा कि जेन के हस्बैंड का ब्रेन डगलस की बॉडी में मारा गया था, डगलस का ब्रेन रियल दुनिया में जेन के हस्बैंड की बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है और जब डगलस की आंख खुलती है तब वो अपने आप को एक हाईली एडवांस रूम में पाता है, जिसके सिर के ऊपर कोई हेडफोन जैसी चीज लगी हुई थी और इसी डिवाइस के जरिए ये लोग वर्चुअल सिमुलेशन में जा रहे थे। वहाँ पे उठने के बाद न्यूज़पेपर के जरिए डगलस को पता चलता है ये समय 2024 का होता है। वहीं थोड़ी ही देर बाद जेन भी अपनी रियल दुनिया में लौट आती है। वहीं जेन डगलस को अपने घर के बाहर लाती है। डगलस 2024 की एडवांस दुनिया देख करके काफी अचंभित होता है। तभी डगलस की नजर जेन के पिता के ऊपर पड़ती है, जो कि दिखने में एकदम हैनन की तरह होते हैं। यहाँ पे डगलस जेन के साथ इस रियल दुनिया में आने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके की बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।